हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम में कौन कौन से पैरामीटर यूज होते हैं, ओम्स लॉ कौन सी सर्किट में यूज हो सकता है, और भी ओम्स लॉ के जो एप्लीकेशन हैं और उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो देखिए, मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिखा है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इन अ कंडक्टर दैट voltage and current is directly proportional to each other where are the physical quantities and temperature should be constant। मीन्स कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सर्किट में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहाँ पर क्या है कि वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल के मीन्स क्या हो गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये इसके क्या हो गया, समानुपाती हो गया। और वहाँ पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर जो कि तापमान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और R भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। T फॉर टेम्परेचर और R फॉर रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध और तापमान भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, तीन पैरामीटर टोटल हम लोग देख लिए, वोल्टेज, करेंट और रेजिस्टेंस, VIR। अब देखते हैं कि जो ओम्स लॉ के द्वारा जो हमको फार्मूला मिलता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, और R को हम लोग पहले ही देख लिए, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें वोल्टेज और करेंट के रेशियो में तो क्या होगा, V/I। तो ये ओम्स लॉ कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल में लीनियर सर्किट हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल में रेखीय सर्किट हैं, ये इसी पे क्या होगा, केवल एप्लीकेबल होगा। बाकी जितने भी सेमीकंडक्टर रहेंगे, जितने भी वैक्यूम ट्यूब रहेंगे, और जितने भी जैसे कि SCR हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन के जितने भी एलिमेंट बने रहेंगे वो हो गया, जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इन सभी पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, लीनियर सर्किट को समझते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि हम लोग V और I के बीच में क्या बनाए, ग्राफ बनाए। यहाँ मान लीजिए वोल्टेज है और यहाँ पे क्या है, करंट है। तो लीनियर सर्किट का मतलब यही होता है कि अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो ओरिजिन होता है, जो बिंदु होता है, केंद्र बिंदु, वहाँ से जब स्ट्रेट लाइन पास होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर सर्किट कहते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर और R क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है ना। बाकी जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि SCR का हम लोग कैसे बनाते हैं, ग्राफ ऐसे करके कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो क्या ये रेखी है, रेखी तो नहीं है ना। तो इसीलिए जो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है वो केवल रेखीय सर्किट पे होता है। अब डायोड पे क्यों नहीं होता है, क्योंकि डायोड कहता है कि हम एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएंगे, P to N, मतलब कि केवल इधर से ही इधर फ्लो होगा, इधर से इधर फ्लो नहीं होगा। इसलिए डायोड पे भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यूनिलेटरल है और यूनिडायरेक्शनल है, और ट्रांजिस्टर पे भी नहीं एप्लीकेबल होगा। तो जितने भी लीनियर सर्किट रहेंगे, जितने भी रेखीय एलिमेंट रहेंगे, उन्हीं पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली लीनियर एलिमेंट। ठीक है, ये समझ लिया हम लोग। ओम्स लॉ एप्लीकेबल टू AC एंड DC बोथ। ओम्स लॉ जो होता है वह चाहे वो AC सर्किट हो या फिर DC सर्किट हो, दोनों सर्किट में क्या है, एप्लीकेबल है। अगर हम AC सर्किट में भी इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, DC सर्किट में भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। वह शर्तें जो इसका नियम है कि हाँ केवल लीनियर सर्किट में ये एप्लीकेबल होगा, तो वहीं पे एप्लीकेबल होगा। फिर देखिए, तीसरे नंबर पर दिया गया है कि ड्यूरिंग ओम्स लॉ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो ये चीज़ को भी हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। फिर आगे देखते हैं कि ओम्स लॉ किस में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सेमीकंडक्टर कोई भी एलिमेंट हो, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, फिर सिलिकॉन एलिमेंट्स जो SCR के बारे में हम लोग देखे थे, डायोड के बारे में देखे थे, तो इन सभी एलिमेंट में क्या होगा, ये यूज नहीं होगा। नॉन लीनियर एलिमेंट में भी यूज नहीं होगा, वैक्यूम ट्यूब में भी यूज नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सर्किट है,
जिसमें रेजिस्टेंस है। ठीक, रेजिस्टेंस के तौर पे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए घर का एक बल्ब है, छोटा सा एक बल्ब है, फिर उसमें क्या हो गया, कोई बैटरी है 3 वोल्ट की, कितनी वोल्ट की, 3 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस कितना ओम का है, मान लीजिए कि 2 ओम का है। तो इस सर्किट में बताना है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। 3 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि मोबाइल का एक 3 वोल्ट का डीसी बैटरी है, मोबाइल में नॉर्मली 1.7 से 3.7 तक वोल्ट होता है, मान लीजिए कि 3 वोल्ट की बैटरी हो गई, और 2 ओम का कोई बल्ब है छोटा सा, और उसके बीच में हम लोग जानना चाहते हैं कि करंट कितना फ्लोइंग हो रहा है बल्ब में। तो देखिए आई की वैल्यू निकालनी है, आई मीन्स क्या होता है, करंट। तो ओम्स लॉ के द्वारा हम लोग पढ़े हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से अगर हम आई का मान ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा, V बाई आर। अब नॉर्मली V की जगह पे वैल्यू रख देना है 3 और R की जगह पे वैल्यू रख देना है 2, तो ये पूरा कट पीट के कितना आ जाएगा, 1.5। मीन्स कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। क्लियर है ना। फिर इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस है 5 ओम का, यहाँ है एक बैटरी लगाई गई है जो कि, या फिर एक सेल लगाया गया है 10 वोल्ट का, और इस बीच में हम करंट ज्ञात करना चाहते हैं। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर है। जैसे मैं मान लीजिए कि ऐसे समझिए कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया, एक प्रकार का वोल्टेज। फिर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फुटबॉल है, ठीक, यहाँ पे क्या है, फुटबॉल है, और यहाँ से मैंने अपने पैर से इसको क्या किया, किक किया। जब पैर से मैंने फुटबॉल को किक किया तो ये फुटबॉल क्या करना, मूव करना शुरू हो जाएगा। तो मूव करना शुरू होगा तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, करंट हो गया। कि मैंने प्रेशर दिया, मीन्स कि मैं वोल्टेज उसको क्या किया, प्रेशर दिया, और वो क्या होना कि मूव होना शुरू हुआ, मीन्स कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो हुआ। अब फुटबॉल जब बहना शुरू हुआ, फुटबॉल जब भागना शुरू किया, उसके बाद से बीच में रुकावटें आएंगी। मान लीजिए हम लोग टोले मोहल्ले में खेल रहे हैं तो बाजू में किसी आंटी जी का घर है, तो फुटबॉल जा करके किसी आंटी जी के घर में टकराया। तो जहाँ पर भी जिस भी चीज़ से वो फुटबॉल टकराएगा या फिर थोड़ा सा उसकी स्पीड कम होगी, वो हम उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। सेम यही फंडा हम सर्किट में भी यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर दिया गया है। प्रेशर मीन्स क्या हो गया कि वोल्टेज 10 वोल्ट दिया गया है, और पहले से ही रेजिस्टेंस भी दे दिया गया है, बस आई की वैल्यू निकाल देनी है। तो आई इक्वल टू क्या करेंगे, V बाई आर। V की वैल्यू रख देंगे 10, R की वैल्यू रख देंगे 5, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 2। मीन्स कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर का। क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चीज़ें देखें हम लोग। वोल्ट, V फॉर क्या हो गया, वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। फिर आता है R, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। फिर तीसरा हम लोग क्या देखें, I मीन्स क्या होता है, करेंट। तो करेंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। मैं शॉर्टकट में डिनोट कर दे रहा हूँ, A फॉर एम्पियर। तो 3 पैरामीटर के बारे में हम लोग देखे थे। अगले वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि ये भी किसी चीज़ पे डिपेंड करता होगा ना, लेंथ, टेम्परेचर, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ओम्स लॉ समझ में आया होगा। और पहले दिया गया है इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन, मीन्स कि आप एटम के बारे में पढ़े होंगे, क्लियर है। किसी भी सब्सटेंस में एक एटम होता है, और एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, और एक क्या होता है, प्रोटॉन। और बाहरी सेल में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो कि मूव करते रहते हैं, ठीक। उसी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का निगेटिव चार्ज होता है, ठीक, एक प्रकार का निगेटिव चार्ज होता है।
तो इसको निगेटिव से डिनोट करेंगे। अब पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो चार्ज कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है कूलम, मीन्स कि 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। मास की एसआई यूनिट क्या होती है किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आता है प्रोटॉन। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रोटॉन एक क्या है पॉजिटिव चार्ज है, जिसको पॉजिटिव से डिनोट कर लिए। और इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज किस पे होता है प्रोटॉन पे, बट पॉजिटिव फॉर्म में होता है। तो किस तरह से लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन का क्या हो गया चार्ज हो गया। ठीक उसी प्रकार से प्रोटॉन का मास देखते हैं कि प्रोटॉन का भार कितना होता है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, प्रोटॉन का मास कितना होता है वो आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। जब भी कोई एग्जाम आएगा तो आप आसानी से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये क्या रहा प्रोटॉन का मास रहा। नेक्स्ट आता है और बहुत ही सिंपल है न्यूट्रॉन। हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में देखे जो कि प्रोटॉन रहा, नेगेटिव चार्ज के बारे में देखे जो कि इलेक्ट्रॉन रहा, और न्यूट्रॉन क्या है एक प्रकार का न्यूट्रल है जो कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर है। तो अगर पूछे कि चार्ज कितना होता है तो नो चार्ज। अब देखते हैं कि मास। तो अगर आप प्रोटॉन के बारे में पढ़े कि प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg है, तो आप न्यूट्रॉन का भी जान सकते हैं कि उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का मास होता है। तो कितना था 1.6 या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, इतना क्लियर है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है, नेक्स्ट आता है कि मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मीन्स कि मास जो प्रोटॉन का मास है, जो प्रोटॉन का भार है, वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना ज़्यादा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1840 गुना ज़्यादा होता है। इस चीज़ को ध्यान पे रखिएगा, 1840 गुना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है करेंट। तो करेंट की अगर डिफिनीसन की बात करें कि करेंट क्या होता है, तो सिंपल है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जो हम लोग इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं उसी के फ्लो को हम क्या कहते हैं करेंट कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है एक प्रकार का चार्ज है, एक प्रकार का आवेश है। तो उसी आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं करेंट कहते हैं। क्लियर है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू बाई क्यू क्या है यहाँ पे चार्ज है या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डी क्यू बाई डी टी। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं क्यू बाई टी। क्लियर है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज की जो प्रवाह है, एक सेकेंड में कितना चार्ज उस सर्किट में प्रवाह हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं करंट कहते हैं। क्लियर है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन में एक सेकेंड में कितना फ्लो हुआ है, उसी ही रेट को हम क्या कहते हैं करंट कहते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए करंट की एसआई यूनिट कभी कभी पूछ लेता है कि करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो 2 है। क्यू क्या है चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है कूलॉम, और टाइम की एसआई यूनिट क्या है सेकेंड। तो कूलॉम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं या फिर एम्पियर, जिसे ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल, जिसे विभव भी बोलते हैं हिंदी में, कि पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, कि एक यूनिट चार्ज में किया गया कार्य क्या है पोटेंशियल है। एक यूनिट चार्ज में ध्यान दीजिएगा कि एक यूनिट चार्ज में किया गया कुल समय हमारा क्या कहलाता है पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है। इसको W बाई क्यू भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। W में जिसे क्या बोलते हैं वर्क, तो किसी भी काम को करने की यूनिट क्या होती है
जूल होती है, और चार्ज का तो हम पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है, कूलॉम। तो पोटेंशियल जो कि विभव है उसके एसआई यूनिट क्या हो गई, उसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलॉम। लेकिन हम इसको वोल्ट भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल में, हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। कि कोई भी पोटेंशियल हुआ या फिर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये सारी चीज़ें की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है वोल्टेज ड्रॉप। देखिए वोल्टेज ड्रॉप को समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कि एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, फिर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, सोर्स है जो कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो पॉजिटिव से करंट इधर फ्लो हुआ जिसे आई से डिनोट किया, और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, इसको भी से डिनोट कर लीजिए। ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, भी जो है ये क्या है, मेन सोर्स है जिसे हम पोटेंशियल बोलेंगे। अब इस सर्किट में हमको कहा जाएगा कि आर पे जो कि ये रेजिस्टेंस है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप ज्ञात कीजिए या फिर पोटेंशियल हानि। तो इसको कैसे करेंगे कि रेजिस्टेंस तो पहले से ही हमको दिया रहेगा कि 5 ओम का है कि 10 ओम का है कि 20 ओम का है, और आई जो कि भी से क्या हो रहा है, आई रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि आर हो गया, चाहे वो कितना भी ओम का हो, इनटू आई जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई आर, आई इंटू आर। यही हमारा क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है कि इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये क्या बताएगा, आई इंटू आर। इतना क्लियर है। वोल्ट क्या है, वोल्ट एक प्रकार का प्रेशर है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, जो कि करंट को क्या कर रहा है, ढकेल रहा है उस सर्किट की तरफ। ठीक है, एक प्रकार का प्रेशर है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक प्रेशर, या फिर केवल दिया रहेगा प्रेशर। तो आपको वहाँ पे क्या ठीक करना रहेगा, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर। तो इस केस में आपको वोल्टेज पे टिक करना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज को ही हम प्रेशर बोलते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप आप लोग समझ लिए, आई आर। जब भी आई आर की बात होगी तो हम क्या समझेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बिना रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल तो संभव ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वोल्टेज रहे, करंट रहे, इंडक्टर रहे और रेजिस्टेंस रहे ही ना, तो कोई तुक नहीं बनता। क्योंकि घर में जितना भी देख रहे हैं, चाहे वो फैन हुआ, चाहे लाइट हुआ, चाहे कोई भी स्ट्रीट लाइट हुआ, या फिर हम बाइक चला रहे हैं उसमें भी जो लाइट जल रहा है, उस सभी रेजिस्टेंस का कमाल है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, रेजिस्टेंस। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में द फ्लो ऑफ in any electrical circuit whenever an object opposes the flow of electric current is known as resistance। किसी भी इलेक्ट्रिकल परिपथ में जब कोई भी वस्तु करंट को रोकता है, उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। वह रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, मान लीजिए कि कॉपर का, कार्बन का, एल्युमिनियम का, ठीक है, या फिर बल्ब में जो रेजिस्टेंस यूज होता है उसको हम लोग टंगस्टन बोलते हैं। तो हर वो चीज़ जो कि करंट के फ्लो को क्या करता हो, रोकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, और वो क्या कह रहा है, यहाँ से फुटबॉल खेल रहा है, ठीक। तो ये व्यक्ति क्या रहा, एक प्रकार का वोल्टेज रहा। ये क्या करेगा, ये इस पर प्रेशर देगा। मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि वोल्टेज क्या है, एक प्रकार का प्रेशर है, और ये फुटबॉल क्या बन गया, मान लीजिए करंट बन गया। अब बीच रास्ते में मान लीजिए कि क्या हुआ, यहाँ पे कोई दीवार है, ठीक है, फुटबॉल खेल रहा है गली मोहल्ले में ही, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, दीवार है। तो जब ये व्यक्ति यहाँ से फुटबॉल को क्या करेगा, किक करेगा, और मान लीजिए कि यहाँ पे जाने के बाद, दीवार के बाद, या फिर पेड़ है या फिर कोई भी चीज़ है जो कि फुटबॉल की स्पीड को कम करेगा या फिर उसको रोकेगा, तो यहाँ पे जाते जाते क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, या फिर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी जो फुटबॉल की स्पीड को रोकने वाली जो चीज़ है उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो ये चीज़ें मैं समझने के लिए बताया ताकि आप रेजिस्टेंस को समझ पाएँ। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पानी में है, तैर रहा है, ठीक है, पानी में कोई व्यक्ति तैर रहा है, और इधर से क्या हुआ कि हवा बह रही है उल्टा दिशा में, पूरब से पश्चिम की तरफ क्या कह रहा है, तैर रहा है, और हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ये क्या रहा, व्यक्ति वोल्टेज रहा। ये जो तैरने की कोशिश कर रहा है, जो हाथ ऐसे तैर रहा है,
अपने जैसे भी तैरा जाता है, स्विमिंग किया जाता है, मान लीजिए उस तरह से तैर करके आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करेंट हो जाएगा। और सामने से जो पानी है या फिर पानी का जो उल्टा दिशा में प्रवाह आ रहा है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। तो सिंपल है, आप लोग को पता होगा, ओम। ठीक, उसकी उसी प्रकार एक फार्मूला होता है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है, और उस फार्मूले का जो भी स्पेसिफिकेशन है उसको हम आगे देखेंगे। बस अभी आप मोटा मोटी इस फार्मूले को याद रखिए कि R इजकल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, R इजकल टू रो एल अपॉन ए। तो R यहाँ पे क्या रह गया, रेजिस्टेंस, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी के बारे में बताएं तो ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, कि वो सब्सटेंस किस चीज़ का बना है उस हिसाब से उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्लियर है, या फिर नेचर ऑफ द मटेरियल, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, रो होता है। अब बात करें कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। अभी जस्ट हम लोग देखें कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम। ठीक उसी प्रकार रेजिस्टिविटी की जो है, जो प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट है वो क्या होती है, ओम मीटर। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं ओम पर मीटर, कब एग्जाम में दे देता है तो कंफ्यूज होकर के ओम पर मीटर पे लगाते हैं, लेकिन वो गलत है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। नेक्स्ट आता है कूलम। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मैनी टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, कि एक कूलम चार्ज में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन। इसको याद कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिए ताकि आप आसानी से इसको बाद में रिवाइज कर सकें। अब आता है इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल का फेवरेट टॉपिक, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कि जब भी हम रेजिस्टेंस का संयोजन करते हैं, उसका कनेक्शन करते हैं सर्किट में, तो किस प्रकार से करते हैं, क्या सीरीज में करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है करंट पे, वोल्टेज पे, पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या हमको फ़ायदे मिलते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है वोल्टेज एंड करंट पे। तो चलिए उसको देखते हैं। सीरीज, तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस किस प्रकार से होते हैं, कुछ इस तरह से, मीन्स कि वो श्रेणी क्रम में रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे कनेक्ट रहते हैं। और सभी रेजिस्टेंस को नाम दे दिया, मान लीजिए R1, R2 एंड R3। ठीक है, R1, R2 एंड R3। तो इस सर्किट में जब पूछा जाएगा कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस है ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल R या फिर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों जो रेजिस्टेंस दिया गया है इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सीरीज कनेक्शन हो गया। अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है कि कोई भी जब भी हम सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो करंट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मीन्स कि सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, ये तीनों रेजिस्टेंस में क्या रहेगा, करंट बराबर रहेगा। अगर R1 में 5 एम्पियर का करंट है तो R2 में भी 5 एम्पियर का होगा और R3 में भी 5 एम्पियर का करंट होगा, लेकिन वोल्टेज तीनों में अलग रहेगा। मान लीजिए कि R1 में 5 वोल्ट है तो R2 में 6 या 7 वोल्ट भी हो सकता है, R3 में 8 या 9 वोल्ट भी, मीन्स कि वोल्टेज हमेशा डिफरेंट रहेगा सीरीज सर्किट में। इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल सर्किट। ये जस्ट सीरीज से क्या रहता है, अपोजिट रहता है। तो पैरेलल में कुछ इस तरह से क्या रहते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्ट रहते हैं। इसको भी नाम दे दिए क्या, R1, R2 एंड R3। 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल में क्या हैं, कनेक्टेड हैं। एंड तीनों रेजिस्टेंस का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R, एक मिनट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1, R2, R3 अपॉन R1 प्लस
R2 प्लस R3। ये चीज़ें आप लोग को थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, जो लोग पहली बार सीरीज एंड पैरेलल पढ़ रहे होंगे। बाकी जो पहले भी पढ़ चुके हैं उनके वो समझ गए होंगे कि मैं ये डायरेक्ट लिखा हूँ। बाकी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3 प्लस R2 प्लस 1/R3। और जब इस पूरे टर्म को आप कैलकुलेट करेंगे, इसका नीचे एलसीएम लेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में यही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो आप इसको आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अब पैरेलल सर्किट में क्या मैं बताया कि सीरीज से अपोजिट होता है, मीन्स कि सीरीज सर्किट में जो करंट सेम हो रहा था वही पैरेलल में क्या हो जाएगा, करंट डिफरेंट हो जाएगा। चाहे वो R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, तीनों में करंट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वोल्टेज क्या रहेगा, पूरे भी रेजिस्टेंस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर R1 में 5 वोल्ट जा रहा है, R2 में 5 वोल्ट का कनेक्शन है एंड R3 में भी क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट का विभव होगा। तो इस तरह से आप सीरीज एंड पैरेलल को देख लिए। इस पे एग्जांपल कीजिएगा कि जैसे जो R1 एंड R3 है, मैं दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि सीरीज सर्किट के लिए कीजिएगा कि R1 5 है, R2 7 है और R3 क्या है, 9 है। तो सीरीज सर्किट में टोटल R बताइएगा कितना होगा। और यही क्वेश्चन को आप पैरेलल में कीजिएगा कि पैरेलल में 5, 7 और 9 जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉइंट में आएगा आंसर, बट फिर भी आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा आप कमेंट में। अब देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस कि जो तापमान है उसका रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी टेम्परेचर होता है उसका रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी हम मेटल की बात करेंगे, जब भी हम कोई धातु की बात करेंगे, वैसे तो सभी मेटल या फिर सभी धातु क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक माने जाते हैं। तो जब भी हम किसी चालक की बात करेंगे या फिर जब भी हम किसी मेटल की बात करेंगे और उसमें टेम्परेचर की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, मीन्स कि अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं मेटल के केस में कि अगर इसमें R बढ़ा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ा तो R भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है एलॉय। एलॉय किसको बोलते हैं, जब भी कोई वस्तु दो मेटल से मिलकर बना रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय। जैसे कि पीतल जिसे ब्रास बोलते हैं, तो कॉपर एंड जिंक से क्या बना रहता है, ब्रास। तो अगर किसी भी एलॉय में टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, टी को बढ़ाया जाए तो आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आर भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी ज़्यादातर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जहाँ पर भी मेटल की बात आएगी वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर उस चीज़ में टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए माना जाता है कि जो भी मेटल या फिर कंडक्टर होते हैं वह पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर है। लास्ट में आता है इंसुलेटर, जिसे कुचालक बोलते हैं। तो इंसुलेटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भाई इंसुलेटर से मेटल से जस्ट अपोजिट क्या रहता है, नॉन मेटल या फिर इंसुलेटर। तो जब भी क्या होगा सर्किट में टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ कि जब भी टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो सभी इंसुलेटर क्या होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। क्लियर है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। क्लियर है। अल्फ़ा जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। अब सबसे पहले देखते हैं कि आर टी यहाँ पे क्या है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस। आर मीन्स क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आर टी क्या है,
चेंज इन रेजिस्टेंस। और आर नॉट क्या है भाई, तो इनिशियल रेजिस्टेंस, कि स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कितना है उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल रेजिस्टेंस। और टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में बदलाव को यहाँ पे टी से डिनोट किया गया है। आर टी क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, और आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। और ये क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। आप लोग पढ़े होंगे तो इस तरह से कुछ पढ़े होंगे कि आर टी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है, तो उसको इस तरह से लिखते हैं कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फ़ा टी। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, हम आर नॉट को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। क्लियर है, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के भी टर्म में लिख सकते हैं, अल्फ़ा के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, आता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जब भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कभी कभी इसकी क्या पूछ लेता है, यूनिट पूछ लेता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री कूलम, सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, नॉट ओनली डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या है, पर डिग्री सेल्सियस, इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देखिए कुछ मेटल्स का नाम लिखा हो, वहाँ पे उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखा हो कि इस मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, वैल्यू पूछ लेता है। सबसे पहले है कॉपर, तो कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, 0.00428। एल्युमिनियम का कितना होता है कि 0.0020। मैंगनीज का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, तो 0.00015। आयरन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, तो 0.0070। तो इसको भी आप लोग एक टेबल के फॉर्म में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस के कुछ लॉ हैं जिसको हम सभी को ध्यान पे रखना है, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के और भी स्पेसिफिकेशन को आसानी से समझ सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि सबसे पहले मैं बोला कि आप लोग एक रेजिस्टेंस का फार्मूला याद कर लीजिए। जब मैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बता रहा था, वो फार्मूला क्या था कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इसी फार्मूले में सब कुछ है। क्या है, L आ रहा है। देखिए, तो जब भी किसी सर्किट का लेंथ बढ़ा दिया जाए, मीन्स कि सर्किट में रेजिस्टेंस का अगर लेंथ बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। व्हेनेवर लेंथ इज इंक्रीज्ड इन एनी सर्किट या फिर एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से एरिया, यहाँ पे देखिए कि एरिया जो कि क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेंथ क्या होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यहाँ पे आता है एरिया, कि जब भी किसी भी रेजिस्टेंस की एरिया को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। अगर एरिया को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और एरिया को अगर ज़्यादा कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स कि इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विथ क्रमानुपाती है। इतना क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस एक और चीज़ पे डिपेंड करता है जो कि क्या है, रेजिस्टिविटी है। और रेजिस्टिविटी क्या है, अब हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी का सिंपल सा फंडा है कि वह नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल जो भी यूज कर रहे हैं वो उसका नेचर कैसा है, उसका वो प्रकृति कैसा है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन मतलब डाउट क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट के बीच एग्जामिनर पूछ लेता है कि क्या रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्या रेजिस्टिविटी बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो नहीं, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है लास्ट में टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि किसी भी सर्किट में अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए वो सभी सर्किट में
करंट या फिर वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है जो कि क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़े हैं कि चाहे कोई भी मेटल हो या फिर कंडक्टर हो, उसमें क्या रहता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रहता है। मीन्स कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। तो टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। किस केस में बात हो रही है, केवल कंडक्टर के केस में बात हो रही है, ना कि। सबसे पहले देखते हैं ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ क्या है। किसी भी फिजिकल स्टेट में या फिर भौतिक अवस्था में जहाँ पर तापमान मीन्स की टेम्परेचर एंड लंबाई मीन्स की लेंथ, ये दोनों क्या रहें, समान रहें। इन एनी फिजिकल स्टेट्स whenever temperature and length becomes constant and voltage in the circuit मीन्स कि उस सर्किट में जहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और इसी रेजिस्टेंस पे जितना वोल्टेज होगा मीन्स कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस सर्किट में फ्लो हुए करंट के क्या होगा, समानुपाती होगा। मीन्स कि ओम्स लॉ के थ्रू बस एक ही हम इक्वेशन को देखते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये V एंड डायरेक्टली मतलब कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कैसे आया, यहाँ पे टेम्परेचर और लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। चाहे वो कोई भी भौतिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्या शो होंगी, कांस्टेंट। फिर क्या होगा कि एक परिपथ में रेजिस्टेंस जुड़ा है, उस रेजिस्टेंस पे जितना भी वोल्टेज होगा उस सर्किट में फ्लो हुए करंट के क्या होगा, समानुपाती होगा, मीन्स कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर यहाँ से हम जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करेंट एंड R क्या है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ओम्स लॉ के थ्रू हम ये देखते हैं। ओम्स लॉ ये भी कहता है कि जितने भी सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। अब लीनियर से यहाँ पे सीधा सा मतलब एक ही चीज़ आता है कि जो भी हम ग्राफ पढ़ते हैं, एक्सिस पढ़ते हैं, जिसमें से क्या होता है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। मान लीजिए कि वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, आई मीन्स की करेंट है। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पे क्या है, जीरो पे। यहाँ से जब भी एक स्ट्रेट लाइन पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, उस सर्किट को लीनियर सर्किट कहेंगे। क्लियर है। तो जैसे भी जितना भी जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसमें करंट भी बढ़ेगा। और मैं सबसे पहले ही बताया कि टेम्परेचर और लेंथ क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियर है। अब देखिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, लेंथ भी कांस्टेंट हो गया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और लेंथ कांस्टेंट रहेगा, और भी क्या होगा, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट आता है पावर कैलकुलेशन इन डीसी। पावर कैलकुलेशन इन डीसी सर्किट। अब देखिए पावर के आप 2-3 फार्मूला ऑलरेडी पढ़े होंगे, जैसे कि P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। क्लियर है। या फिर P इज इक्वल टू क्या होता है, भी आई, आप पढ़े होंगे। अब देखिए कि आई स्क्वायर आर कैसे आया, या फिर P इक्वल टू भी आई कैसे आया, या फिर एक होता है P इक्वल टू भी स्क्वायर अपन आर, भी स्क्वायर अपन आर। तो एक एक करके देखते हैं कि ये जो पावर के तीनों फार्मूले हैं, एक वर्क के भी टर्म में आता है P इक्वल टू W/T, लेकिन वो चीज़ें अलग हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि जो पावर के तीनों फार्मूले हैं वो कैसे एक दूसरे से मिले जुले हैं। देखिए सबसे पहले था P इज इक्वल टू भी आई। ओम्स लॉ को यहाँ पे यूज कीजिए। V इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, आई आर। ठीक, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू मैं आई आर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और पहले से ही यहाँ पे I है, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक, यहाँ से क्या हुआ, एक फार्मूला हमको मिल गया कि जब भी हम P इक्वल टू भी आई को यूज किए, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर इंटू आर। अब ये देखते हैं कि भी स्क्वायर अपन आर कैसे मिलेगा। तो फिर से आप ओम्स लॉ को यूज कीजिए, भी इक्वल टू आई आर। यहाँ से क्या कीजिए कि आई की वैल्यू निकाल दीजिए, तो भी अपन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसी भी अपन आर को किस फार्मूले में यूज कीजिए, भी इंटू आई वाले फार्मूले में।
ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए, आई की वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, भी तो पहले से ही है, और भी अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा। तो एक भी ये रहा और एक भी ये रहा, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो ये बस मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, आप बस तीनों फार्मूले को याद कर लीजिएगा सिंपली, बाकी ऐसे डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी मतलब मान लीजिए कोई सर्किट में आपको वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो आप ये वाले फार्मूले को यूज कीजिए। किसी सर्किट में करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो आप P इक्वल टू आई स्क्वायर R वाले फार्मूला का यूज कीजिए, ऐसे आसानी से कर सकते हैं। कभी भी दो चीज़ें दिया रहेगा तो तीसरी चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। फिर कोई चौथी चीज़ें पूछा है तो उसको भी दूसरा फार्मूला यूज करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था पावर कैलकुलेशन इन द DC सर्किट। फिर नेक्स्ट आता है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछ लेता है और थोड़ा सा घुमा देता है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस ये देख लेते हैं ना कि मतलब R1, R2, R3 की वैल्यू सेम दिया है तो RA, RB और RC को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बट कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है कि RA, RB और RC की वैल्यू अलग दे देता है। फिर उस टाइम पे हमको कैसे इसकी वैल्यू निकालना है उसको देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर सर्किट में RA की वैल्यू पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे। एक चीज़ है कि जब भी RA हुआ या फिर RB हुआ या फिर RC हुआ, इन तीनों की किसी की भी वैल्यू पूछा जाएगा तो R1, R2 और R3 तीनों की वैल्यू पहले से ही दिया रहेगा। बस आपको क्या करना है, फार्मूले को याद करना है और वहाँ पे वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि RA की वैल्यू क्या होगी। RA देखिए यहाँ पे दिया गया है। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप क्या कर लीजिए, एक इस तरह से एरो बना लीजिए। ठीक है, एरो बनाने के बाद दो हमको ब्रांच दिख रहा है, एक R1 दिख रहा है और एक R2 दिख रहा है। क्लियर है, R1 एंड R1 प्लस R2। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आप एक फार्मूले को समझ गए अच्छे से तो बाकी के फार्मूले को आप आसानी से कर सकते हैं या फिर आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। पहले मैं क्या किया, R1 प्लस R2 किया, फिर दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस R1 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन में। अब देखिए कौन सा रेजिस्टेंस बच रहा है, मैं R1 को यूज कर लिया, R2 को यूज कर लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया और अपॉन में क्या कर देना है, जो रेजिस्टेंस बच रहा है मीन्स कि कौन सा रेजिस्टेंस बच रहा है, R3। इतना क्लियर है। तो अपॉन में क्या लिख देंगे, R3। क्लियर है। तो RA की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। फिर आप लोग खुद सोचिए कि RB की वैल्यू कैसे निकलेगी। यहाँ पे क्या करेंगे, RB। तो RB के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे भी हम एक एरो बना लेंगे इस तरह से। फिर R2 दिया गया है प्लस R3 करेंगे, तो R2 प्लस R3। अब R2 प्लस R3 कर लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर R2 इंटू R3 करेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा रेजिस्टेंस बच रहा है, जस्ट उसके अपोजिट में। तो R2 एंड R3 को जब हम यूज कर लिए तो अपॉन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे R1 लिखेंगे। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको नोट कर लेंगे, अपॉन में R3। इस तरह से क्या हो जाएगा, RB का भी फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं R3 को कैसे निकालेंगे, सॉरी RC को। RC के लिए देखिए फिगर को समझिए। सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, RC की। R एंड RB आसानी से हो गया। फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक इस तरह से एरो बना लेंगे। ये एरो बस समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे एरो बना लिए। फिर इसको देख रहे हैं कि एरो में दो ब्रांचें आ रही हैं, एक R1 आ रहा है और एक R3 आ रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे, नोट करेंगे, R1 प्लस R3। फिर क्या करेंगे, R1 इंटू R3 अपॉन कौन सा रेजिस्टेंस बच रहा है, R2। देखिए यहाँ पे फिगर में दिया गया है। जब भी हम दो रेजिस्टेंस को यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक ना कोई रेजिस्टेंस बचेगा, उसी को क्या कर लेना है, अपॉन में लिख लेना है। तो यहाँ पे R2 बच गया था। तो इस तरह से एक एक करके हम लोग RA, RB एंड RC को देख लिए।
तो आप तीनों फार्मूले को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये केस क्या था, जब भी हम क्या करेंगे, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब हम देखते हैं एक चीज़ और इसमें देख लीजिए कि मान लीजिए कि R1, R2 और R3 तीनों की वैल्यू सेम दिया गया है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे देख लिया कि R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू क्या दिया गया है, 6 ओम दिया गया है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि RA, RB या फिर RC की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या कर देना है, सिंपली इंटू 3 कर देना है। ठीक है, इंटू 3, तो 6 दिया रहेगा और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स कि 18 ओम। तो RA की वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 ओम। ये केस तब लगेगा जब तीनों रेजिस्टेंस सेम होंगे, नहीं तो आप फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे पहले से भी फार्मूला लिखा हुआ था, आप ऐसे भी नोट्स कर सकते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपन R3, RB की वैल्यू निकाला तो R2 प्लस R3 प्लस R3 अपन R1, और RC की वैल्यू निकाला तो R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपन R2, तीनों हो गया। फिर आ रहा है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में क्या होगा कि RA, RB और RC तीनों की वैल्यू आपको दिया रहेगा और R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि R1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि RA, RC, R1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप एक बाहर से इस तरह का एरो बना लीजिए। अब देखिए कि इस एरो के अंतर्गत कितने ब्रांच आ रहे हैं, तो एक RA आ रहा है और एक RC आ रहा है। तो RA इंटू RC करेंगे, मीन्स कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और अपन में क्या करेंगे, RA, RB और RC तीनों का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। ये चीज़ें तीनों में सेम रहेगी, चाहे R1 की बात करें, चाहे RB की बात करें या फिर RC की बात करें। अब देखिए मैं इस ब्रांच को देख रहा हूँ R2 के लिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, एरो बनाएंगे। इस एरो में क्या हो रहा है कि RA एंड RB आ रहा है, तो RA इंटू RB करेंगे और अपान में RA, RB और RC कर देंगे, मीन्स कि ये तीनों जो हैं RA, RB, RC तीनों का एडिशन कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार जब भी हम R3 निकालेंगे तो यहाँ से एक एरो बना लेंगे समझने के लिए, और RB आ रहा है और RC आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, RB RC, और इधर करके देख लीजिए R1 प्लस RB प्लस RC, मीन्स कि तीनों का क्या किया गया है, एडिशन कर दिया गया है। तो सिंपल तरीका है यही इसका करने का। जब आप इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन करिएगा और उसका आंसर कमेंट में बताइएगा। जैसे कि RA की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, मैं दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। RA की वैल्यू मान लीजिए कि 6 ओम है, RB की वैल्यू 8 ओम है एंड RC की वैल्यू 10 ओम है। तीनों की वैल्यू दिया गया है RA, RB एंड RC। तो आपको R1, R2 एंड R3 की वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूले पे आपको रख देना है, तीनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पावर कैलकुलेशन इन AC। पावर कैलकुलेशन इन AC, तो आप लोग को पता होगा 3 पावर होते हैं, एक एपरेंट पावर होता है और एक एक्टिव पावर होता है और एक रिएक्टिव पावर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक होता है, उसी से हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। ये जो हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं मैथ में, जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, सबसे बड़े वाले टर्म को इसको बोलते हैं। फिर इसको हम लोग बेस बोलते थे, इसको हाइपोटेनियस। तो इन तीनों में सबसे जो बड़ा होता था वो कौन सा होता था, हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस में यहाँ पे क्या है, एपेरेंट पावर, इसको क्या बोलते हैं, एपेरेंट पावर। और ये क्या रहा, RP मतलब रिएक्टिव पावर और AP मतलब एक्टिव पावर। अब जब भी देखिए यहाँ पे क्या एपेरेंट क्या है, ये समझिए कि इन दोनों का क्या है, पापा हैं। ठीक है, और भाई पापा तो बड़े होते ही हैं, ये दोनों क्या हैं, इनके बेटे हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये मान लीजिए कि एक्टिव पावर हो गया और ये क्या रहा, रिएक्टिव पावर। तो कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ देता है, तीनों दिया रहेगा, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपेरेंट पावर, और पूछ देगा कि इन तीनों में किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में या फिर इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट में किस पावर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो एपेरेंट पावर। कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताइए कि कौन सी पावर ज़्यादा होती है, और एरो दिया रहेगा
मान लीजिए कि ऐसे दिया रहेगा एपेरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर, इस तरह से दिया रहेगा। पूछेगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप लोग को क्या करना है, सही का टिक करना है, क्योंकि एपरेंट पावर रिएक्टिव पावर से भी बड़ा होता है और एपरेंट पावर से भी बड़ा होता है, एक्टिव पावर से भी बड़ा होता है। और इन्हीं दोनों का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, एपरेंट पावर। तो और भी इसके बारे में देखते हैं, एपरेंट पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई क्या होता है, एपरेंट पावर। क्लियर है। करें कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिए V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और I मीन्स की करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट आता है एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर की वैल्यू क्या होती है, टोटल P इज इक्वल टू वी आई और कॉस फाई, वी आई इंटू कॉस फाई। क्लियर है। और जो एक्टिव पावर है इसकी यूनिट क्या होती है, वाट। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हम वैल्यू निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो हम एक्टिव पावर की भी वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा आप लोग सबसे ज़्यादा यूज कौन सा फार्मूले का करते हैं, P इजकल टू वी आई कॉस फाई। तो कॉस फाई यहाँ पे क्या है, पावर फैक्टर है। अगर आप यहाँ से कॉस फाई कोई सर्किट में पावर फैक्टर भी निकालना हो तो डायरेक्ट आप कॉस फाई इजकल टू P अपन वी आई भी कर सकते हैं, या फिर कॉस फाई का एक और फार्मूला होता है R अपन जेड। तो इस पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। जैसे W से डिनोट किया हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, वाट। नेक्स्ट आता है रिएक्टिव पावर। तो जैसे एपरेंट पावर में हम देखें कि P इजकल टू वी आई होता है, एक्टिव पावर में देखें कि V इजकल टू वी आई साइन फाई होता है, कॉस फाई होता है। ठीक उसी प्रकार रिएक्टिव पावर में हम क्या देखेंगे, P इज इक्वल टू वी आई साइन फाई। क्लियर है, वी आई इंटू साइन फाई। और रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, कभी कभी यूनिट भी पूछ लेता है, क्योंकि देख रहे हैं आप तीनों की यूनिट अलग अलग हैं। बात वही है, मीन्स कि जो रिजल्ट मिलेगा उस तीनों का सेम ही है, लेकिन वैल्यू यूनिट क्या देख रहे हैं, अलग अलग हम लोग देख रहे हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वी ए आर, वी ए आर। तो ये क्या था, रिएक्टिव पावर। नेक्स्ट आता है टॉपिक करेंट डिवीजन रूल, जिसे शॉर्टकट में CDR भी बोलते हैं, करेंट डिवीजन रूल। जब भी हम नेटवर्क को सॉल्व करते हैं तो करेंट डिवीजन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए करेंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल में बस थोड़ा सा अंतर है। अगर आप किसी भी रूल को अगर अच्छे से समझ लिए तो दूसरा वाला रूल अपने आप ही आपको आ जाएगा। इस सर्किट में क्या किया गया है कि दो रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2, दो करंट दोनों रेजिस्टेंस में जा रहा है जो कि पैरेलल में जुड़े हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि करंट अलग अलग होगा, जिससे I1 एंड I2 से डिनोट किया गया है, और टोटल करंट दिया गया है I। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि R1 में करंट कितना जा रहा है, मीन्स कि I1 की वैल्यू क्या होगी। करंट डिवीजन रूल का मतलब यही होता है कि दो अलग अलग या फिर तीन अलग अलग जितने भी ब्रांच हैं, उस सभी ब्रांचों की एक इंडिविजुअल करंट की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, करंट डिवीजन रूल के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सर्किट में देखिए कैसे करते हैं, I1 की वैल्यू निकालते हैं। तो I1 की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल करेंट, जिसे मैं I से डिनोट कर दिया, इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, फार्मूला क्या है कि I1 इजकल टू टोटल करेंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे मैं बात किया हूँ I1 की, और फार्मूले में मैं यही लिखा हूँ कि टोटल करेंट मीन्स कि टोटल करेंट क्या हुआ, I हो गया, फिर अपोजिट रेजिस्टेंस इस सर्किट के कौन से अपोजिट में आ रहा है, यही आ रहा है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस R2, और फिर मैं लिखा हूँ कि टोटल रेजिस्टेंस मीन्स कि R1 प्लस R2। इतना क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, टोटल करंट मीन्स कि I हो गया, अपोजिट रेजिस्टेंस मीन्स क्या हो गया कि R2 हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस मीन्स क्या हो गया, R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, वैल्यू I1 का। ठीक इसी प्रकार I2 की भी वैल्यू लिख लेंगे। जब I2 की वैल्यू लिखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, जब I2 की वैल्यू लिखेंगे
तो क्या होगा, टोटल करंट क्या दिया गया है सर्किट में, I दिया गया है। फिर I2 के अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो R1 जुड़ा है, तो I इंटू R1 और अपान में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस मीन्स कि R1 प्लस R2 हो जाएगा ना। तो ट्राई कीजिए और इससे संबंधित एक दो न्यूमेरिकल को करिएगा। R1 के वैल्यू जगह पे कुछ भी रख दीजिए 5-6 ओम, R2 के जगह पे 10 ओम रख लीजिए, टोटल करेंट दे दीजिए सर्किट में मान लीजिए कि 8 एम्पियर, फिर वहाँ पे I1 एंड I2 की वैल्यू अलग अलग निकालिए। और एक चीज़ और है कि जब भी आप I1 एंड I2 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो I के इक्वल आना चाहिए, वरना आप ये जज कर सकते हैं कि हाँ कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, आगे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ लिए कि वह ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, करंट के प्रवाह को रोकता है। और कंडक्टेंस का क्या है कि जिसके द्वारा किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकता है, और कंडक्टेंस क्या करता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या फिर किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो किसके द्वारा होता है, कंडक्टेंस के थ्रू होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो कंडक्टेंस क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको सिंबल में दिया हूँ जी से क्या करते हैं, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं कि जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मीन्स कि अगर जी क्या होगा, बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी मेटल की रेजिस्टेंस सर्किट में कंडक्टेंस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, कंडक्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा। तो एक चीज़ और इसमें आता है कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की यूनिट। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, साइमन्स। एस से भी डिनोट करते हैं लेकिन पूरा लिखा हूँ SIEMENS, साइमन्स। कंडक्टेंस की ये यूनिट होती है। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। जैसे कंडक्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस के अपोजिट था, ठीक उसी प्रकार कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी के अपोजिट है। तो किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहाँ पर कंडक्टिविटी क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, या फिर कंडक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। इतना क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी की अगर वैल्यू को बढ़ाया जाए तो कंडक्टिविटी घट जाएगा, और कंडक्टिविटी की वैल्यू को रेजिस्टिविटी की वैल्यू को कम किया जाए तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है। अब देखते हैं कि कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है। तो कल मैं बताया था कि रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट है वो क्या था, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जस्ट रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के क्या है, अपोजिट है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। ओम की अपोजिट क्या होता है, मोह होता है। उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ओम को ऐसे डिनोट करते हैं ना, तो मोह को ऐसे, जस्ट उसके अपोजिट। और मीटर, ओम मीटर आ रहा था, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोह पर मीटर। ठीक है, या फिर इसको साइमन्स पर मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइमन्स पर मीटर या फिर मोह पर मीटर। इतना क्लियर है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल देखेंगे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल, जो कि करंट डिवीजन रूल। तो आज के सेशन में देखें, दोनों पढ़ा देता तो फिर कन्फ्यूजन होता आपको। तो इस वजह से करंट डिवीजन रूल में जो मैं पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए, और बाकी के टॉपिक कल डिस्कस हैं। सबसे पहले देखते हैं लीनियर रजिस्टर्स। ये बात लीनियर रजिस्टर की नहीं, मीन्स कि लीनियर कंपोनेंट्स की है, कि किसी भी सर्किट में लीनियर कंपोनेंट्स किसको कहेंगे, नॉन लीनियर कंपोनेंट्स किसको कहेंगे, उसको आप लोग बारीकी से समझिए। सबसे पहले समझते हैं लीनियर रजिस्टर्स। द वन विच फॉलोज ओम्स लॉ, द सर्किट विच कंटेन्स लीनियर कंपोनेंट इज कॉल्ड ए लीनियर सर्किट। सबसे पहले वाले जो डिफिनीसन दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िए कि द वन विच फॉलोज ओम्स लॉ, वह कंपोनेंट जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है।
ओम्स लॉ में क्या मैं बताया था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, मीन्स कि इसका जो ग्राफ बना था वो एक लीनियर रेखीय बना था, मीन्स कि स्ट्रेट लाइन उसके ओरिजिन से पास हुआ था, वही हमारा ओम्स लॉ था। तो वो सभी कंपोनेंट्स लीनियर होंगे जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ में और भी एक दो चीज़ हम लोग पढ़े थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। खैर लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस अपने आप ही कांस्टेंट होगा, तभी तो वो लीनियर सर्किट होगा। नेक्स्ट आता है कि नॉन लीनियर रजिस्टर या फिर नॉन लीनियर कंपोनेंट्स, द वन विच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ, कि वह सर्किट या फिर वह कंपोनेंट जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यदि वह लॉ ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो देखिए आगे लिखा है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट स्ट्रेट लाइन्स, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो भाई वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बट कर्व्स आर कॉल्ड नॉन लीनियर रजिस्टर। अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो क्या होगा, कर्व्स होगा। देखिए इसको ऐसे समझिए, नॉन लीनियर के लिए ये ग्राफ बना रहा हूँ, वो बोल रहा है कि लीनियर नहीं होगा, मीन्स कि जो वी आई के बीच में हम जो ग्राफ बनाएंगे तो वो इससे कर्व टाइप का होगा, क्लियर है। लेकिन हम लीनियर में क्या देखें कि ये मान लीजिए वी आई है, वहाँ पे था स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये लीनियर का ग्राफ हो गया और ये नॉन लीनियर का रह गया। तो इस तरह से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब बात करें कि नॉन लीनियर एक रेजिस्टेंस क्या है, जो प्रतिरोध है वो एक प्रकार का क्या है, लीनियर सर्किट है, ठीक है। नॉन लीनियर में जितने भी सेमीकंडक्टर्स हो गए, वैक्यूम ट्यूब्स हो गए, वो सभी किस में आ जाएंगे, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस में आ जाएंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड का सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जैसे घर में जो बिजली आता है उसको भी हम किस में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में देखते हैं। भले ही हम कहते हैं कि लाइट आ गई, पावर आ गया, पावर भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अलग अलग टर्म में एनर्जी को बोला जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलता है, कोई कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो इस तरह से एनर्जी के अलग अलग नाम हैं। एनर्जी के तो लगभग 15-20 नाम हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, अलग अलग नाम हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर, सबसे इम्पॉर्टेंट दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। हमेशा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा, जो इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा रहेगा, वो किस में एक्सप्रेस किया जाएगा या फिर किस में मापा जाएगा, किलोवाट आवर में। और किलोवाट आवर का सिंबल क्या रहा, kWh, ठीक है। अब केवल वर्क बोले या फिर केवल एनर्जी बोले तो उसकी यूनिट तो जूल होगी, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला तो किलोवाट आवर। अब इसमें देखिए कि दिया गया है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। तो अगर जूल के टर्म में पूछा है कि हाँ 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि 3.6 इंटू 10⁻6 आया कहाँ से। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं यूनिट बोला हूँ 1 किलोवाट आवर। अच्छा 1 किलोवाट आवर को हम 1000 वाट आवर भी लिख सकते हैं ना, लिख लीजिए फिर 1000 वाट आवर। अब 1000 वाट आवर को हम सेकेंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 60 इंटू 60, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3.6 इंटू 10⁻6 या फिर 16 मतलब 36 इंटू 10⁵, और उसके पॉइंट में अगर लिखना चाहेंगे तो 3.6 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इसके आगे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि 1 किलोवाट आवर एक यूनिट को भी बोला जाता है। मैं पहले ही बताया कि घर पे जो बिजली आती है, बोलते हैं ना कि 5 यूनिट बिजली का बिल आ गया, 15 यूनिट आ गया, 50 यूनिट आ गया, तो उस हिसाब से क्या किया जाता है, पैसा कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ इस मंथ कितना बना बिजली बिल। अगर मान लीजिए कि एक यूनिट का 5 रुपया लग रहा है और पूरे मंथ में 10 यूनिट आया है, तो 10 बचे 50, मीन्स कि 50 यूनिट पूरे मंथ में 50 रुपये का जो बिल है वो बना है, ठीक है। तो इस तरह से किलोवाट आवर को हम यूनिट भी बोलते हैं। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है घुमाने,
कभी कभी क्या होता है कि घुमाने के लिए एग्जामिनर घुमाने के लिए ये भी पूछ लेता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का क्या यूनिट होता है। तो वहाँ पे कुछ नहीं कंफ्यूज होना है, डायरेक्ट आपको किलोवाट आवर पे टिक करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, कि हम कहाँ कहाँ पर ओम्स लॉ को नहीं यूज कर सकते हैं, या फिर ओम्स लॉ किन किन सर्किट में यूज नहीं हो सकता है। ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पिछले वाले सेशन में पढ़ लिए थे। जो लोग उस सेशन को नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा, फिर आसानी से आप ओम्स लॉ को समझ पाएंगे। देखिए, जनरली ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई अंडर द फॉलोइंग कंडीशन एज गिवन बिलो। अब जितने भी पॉइंट वाइज आएगा 1 2 3 4 5 ऐसे 4-5 सर्किट रहेंगे जहाँ पे ओम्स लॉ यूज नहीं होता है। सबसे पहले दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वेयर गैसेस आर प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रोड। वह सभी सर्किट जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और उनके इलेक्ट्रोड पे, जो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया, 2 ऐसे रॉड होते हैं, और यहाँ पे गैसेस जब प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ओम्स लॉ का सिंपल सा फंडा है भाई, टेम्परेचर कंस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कंस्टेंट होना चाहिए, लेंथ कंस्टेंट होना चाहिए, और रेजिस्टेंस भी कंस्टेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि ऑल मेटल्स विच गेट हीटेड अप ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट। वह सभी मेटल्स, देखिए हर एक मेटल की नहीं बात किया है, क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट में दिया है कि ऑल मेटल्स विच गेट हीटेड अप ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट, कि वह सभी मेटल जो कि करेंट के फ्लो से क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, वहाँ पे भी ओम्स लॉ नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा, आप खुद सोचिए कि मैं बोला कि टेम्परेचर बदलेगा तो वहाँ पे ओम्स लॉ नहीं यूज होगा, क्योंकि ओम्स लॉ का सिंपल सा फंडा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब हीट करेंगे तो भाई हीट करने का मतलब होता क्या है कि टेम्परेचर का बढ़ना या घटना, तो यहाँ भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि नॉन लीनियर रजिस्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर, गैस फील्ड ट्यूब्स या फिर वैक्यूम रेडियो वाल्व्स। देखिए, नॉन लीनियर रजिस्टर में भी नहीं यूज होता है क्योंकि ओम्स लॉ केवल लीनियर सर्किट के लिए है। सेमीकंडक्टर में भी नहीं होगा क्योंकि सेमीकंडक्टर लीनियर नहीं होते हैं। फिर आ गया गैस फील्ड ट्यूब्स, गैस फील्ड ट्यूब में भी नहीं हो सकता है, और वैक्यूम रेडियो वाल्व्स यहाँ पे भी नहीं हो जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में दिया रहेगा कि ओम्स लॉ कहाँ पे यूज होगा। पहला ऑप्शन रहेगा कि लीनियर सर्किट, दूसरा रहेगा नॉन लीनियर, तीसरे नंबर पर रहेगा सेमीकंडक्टर, और चौथा ऑप्शन रहेगा गैस फील्ड ट्यूब्स। तो हम तो यही पढ़े हैं कि हाँ ओम्स लॉ क्या कहाँ पे यूज होता है, लीनियर सर्किट के लिए, तो ऑप्शन ए वहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर पॉइंट पे आते हैं कि चौथे पॉइंट में देखिए लिखा गया है कि आर्क लैंप्स, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आर्क लैंप्स। आर्क लैंप में भी ओम्स लॉ नहीं यूज होता है। ठीक है, यहाँ आर्क लैंप के लिए भी ओम्स लॉ हम नहीं यूज कर सकते हैं। लास्ट बात है कि एप्लियंसेस लाइक मेटल रेक्टिफायर, क्रिस्टल डिटेक्टर्स एट्सेट्रा। जितने भी मेटल रेक्टिफायर होते हैं, रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और क्रिस्टल डिटेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी हम ओम्स लॉ को नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर कंस्टेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर नहीं कंस्टेंट रहता है, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि इनका जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं यूज होगा। नेक्स्ट आता है वेरियस एसआई यूनिट्स। कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है करंट। तो करंट का एसआई यूनिट बहुत ही सिंपल है, एम्पियर। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, आप इसको नोट कर लीजिए। पावर का एसआई यूनिट वाट। अब देखिए स्टार्टिंग से जो 3 हैं, करंट हुआ, चार्ज हुआ, पावर हुआ या फिर रेजिस्टेंस हुआ, ये सब का आपको यूनिट आता होगा क्योंकि आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिजिक्स में पढ़े, 10 में, 11 में पढ़े, 12 में पढ़े, डिप्लोमा किए तब पढ़े, अभी तैयारी कर रहे हैं फिर भी पढ़े होंगे। तो ये तीनों सिंपल हैं। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर पे। तो ये इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। एक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा, वाट। रिएक्टिव पावर का VAR, ठीक है, VAR। इसको याद करने का तरीका देखिए। पावर की यूनिट क्या हो गई, VA मीन्स की वोल्ट एम्पियर, और R भर क्या होगा, रिएक्टिव, और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो आप इसको याद करने का ये ट्रिक है, आप रिएक्टिव पावर पूछेगा तो VAR कहेंगे। नेक्स्ट आता है कि EMF का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। EMF भी एक प्रकार का क्या है, वोल्टेज ही है। फिर बैक EMF है, मीन्स कि
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। फिर आता है कि वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप भी क्या है, एक प्रकार का वोल्टेज का ड्रॉप है, मीन्स कि वोल्टेज ही है। तो वोल्टेज से संबंधित जितने भी टर्म्स आएंगे उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। तो वोल्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। फिर एपरेंट पावर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका यूनिट क्या होता है, VA, वोल्ट एम्पियर। और लास्ट में आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट क्या होगी, जब मैं बताया था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उस टाइम पे भी हम लोग देखे थे कि मैंगनीन का मैं बताया था, कॉपर का बताया था, आयरन का बताया था कि हाँ आयरन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है। तो उस टाइम भी मैं यूनिट क्या बताया था, पर डिग्री कूलम। देखिए लास्ट में दिया गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट आता है कुछ सिंबल्स हैं, वेरियस स्कीमेटिक सिंबल ऑफ रेजिस्टर्स। कुछ रेजिस्टेंस का सिंबल हैं। तो कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर की सिंबल दिया रहेगा और उसको आपको पहचानने के लिए कहेगा कि हाँ ये सिंबल किस चीज़ का है। पहले देखते हैं फिक्स्ड रजिस्टर। जब ये फिक्स्ड रजिस्टर रहेगा तो एकदम नॉर्मल रजिस्टर की तरह रहेगा। जो रजिस्टर हम लोग सीरीज सर्किट में, पैरेलल सर्किट में या फिर सिंपल सर्किट में देखते हैं वो क्या रहता है, फिक्स्ड रजिस्टर रहता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है वेरिएबल रजिस्टर। जब भी उस पर इस टाइप का कुछ एरो रहेगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। मीन्स कि वेरिएबल रजिस्टर का मतलब यही होता है कि हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक इंस्टेंट तक बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो वो क्या रहा, वेरिएबल रजिस्टर्स। ये दोनों क्लियर हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि टैप्ड रजिस्टर्स। नाम से ही पता चल रहा है टैप्ड रजिस्टर मीन्स कि कुछ ना कुछ टैपिंग से रिलेटेड है। मान लीजिए कि कोई रजिस्टर हैं और हमको सप्लाई में 5 ही ओम की रजिस्टर की ज़रूरत है, तो हम टैपिंग से क्या कर सकते हैं, उस रजिस्टर की वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं। तो टैप्ड रजिस्टर, सिंबल ध्यान पे रखिएगा। फिर आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी नॉर्मली वोल्टेज को मापने के लिए यूज होता है। इसका सिंबल क्या है, नॉर्मल एक रेजिस्टेंस रहता है और नीचे से क्या हुआ है, एरो है। तो इसको भी आप लोग ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट सिंबल आता है और लास्ट है रेस्टेट का। ये भी एक प्रकार का क्या है, वेरिएबल रजिस्टर ही है, जिसमें हम वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जब आप डिप्लोमा कर रहे होंगे तो आप लोग इलेक्ट्रिकल लैब में जाते होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल के लैब में, तो सर आप लोग को लैब में बताते होंगे कि देखो ये रेस्टेट है, ये वेरिएबल रजिस्टर है। तो कुछ इस प्रकार का ही वहाँ पर आपको सिंबल दिखने को मिलता होगा। क्लियर है। तो आज की सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोग को सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर नहीं आएंगे तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, और जो चीज़ें में आपको डाउट हो या फिर ऐसे भूलने लायक हो तो उसको आप अपने नोट्स में उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी पड़े। तो देखते हैं सुपर कंडक्टिविटी के बारे में कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। देखिए डेफिनेशन दिया गया है कि एट वेरी मिनिमम टेम्परेचर मीन्स कि बहुत कम टेम्परेचर पे, बहुत ही कम तापमान पे, सम मेटल्स एक्वायर जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, सम मेटल्स एक्वायर जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट कंडीशन इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। अब डिफिनेशन पे मत जाइए, बस अपने मन में ये सोचिए कि कम से कम तापमान, भले ही वो जीरो ही तापमान क्यों ना हो, कम से कम मीन्स क्या होता है, 0 हो, 1 हो, 1.5 हो, 2 हो, बस वहाँ पे क्या हो कि मेटल जो भी रहेगा या फिर जो भी कंडक्टर रहेगा उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होनी चाहिए, 0 हो जाए, या फिर उसका मैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो भी कितना हो जाए, 0 हो जाए। उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टिविटी। देखिए उस मेटल की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना क्लियर है। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिविटी का बेस्ट वर्जन मीन्स कि सुपर या फिर सुपेरियर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेजिस्टिविटी एकदम 0 के बराबर होना चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टिविटी। अब कुछ मटेरियल हैं जो कि एग्जांपल में दिया गया है सुपर कंडक्टिविटी के, जैसे क्या हो गया, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया एंड लीड हो गया। ये सभी क्या हैं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हैं। कभी कभी मरकरी के बारे में पूछ लेता है कि मरकरी एक प्रकार का क्या है, मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कभी कभी ऐसे घुमा के पूछ लेता है कि वह मेटल का नाम बताइए जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो
मरकरी, जिसका सिंबल क्या होता है Hg। तो नेक्स्ट आता है कि सुपर कंडक्टिविटी एलॉयज एंड कंपाउंड्स। कुछ सुपर कंडक्टिविटी एलॉय भी हैं, मीन्स कि एलॉय मीन्स क्या होता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं से मिलकर जो बनते हैं उसको एलॉय बोलते हैं, या फिर दो मेटल से जुड़ के जो बनते हैं, दो धातु से जो मिल के बनते हैं उसको भी क्या कहते हैं, एलॉय बोलते हैं। और कंपाउंड का भी मतलब क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक, तो इसमें दिया गया है CuS, PbAu, Au मीन्स क्या होता है सिल्वर, और SnSb एंड NbB। तो आप इस कंपाउंड का नाम को ध्यान पे रखिएगा। तो ये क्या रहा, सुपर कंडक्टिविटी के एलॉय एंड कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी विल डिसअपीयर व्हेन। इसमें दिया गया है कि जो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है वह उस टाइम पे ख़त्म होगी जब, सबसे पहले दिया गया है कि ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर करेंट डेंसिटी इज एम्प्लॉयड। जब भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या फिर करेंट डेंसिटी एम्प्लॉय किया जाएगा, जब सर्किट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। बस सिंपल सा समझिए कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब भी यूज होगा तो सुपर कंडक्टिविटी का जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इज रेज्ड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे बहुत ही समझने वाली बात है कि द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इज रेज्ड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। वह कंडक्टिव सर्किट में, वह सर्किट में जहाँ पे टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। मैं स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं या फिर जितने भी कंडक्टर होते हैं वह पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तापमान को बढ़ा दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कंडक्टिविटी वहाँ पे कमी आएगी। और सुपर कंडक्टिविटी का यही प्रॉपर्टी रहा है कि कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ये मीन्स कि ज़्यादा होनी चाहिए, और रेजिस्टिविटी 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है थेवेनिन थ्योरम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेसिक इलेक्ट्रिकल में टॉपिक, थेवेनिन थ्योरम। सबसे पहले थ्योरम को समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित आगे आने वाले सेशन में एग्जाम्पल करेंगे, या फिर जब MCQ सेशन आएगा उस टाइम भी इससे संबंधित, नेटवर्क से संबंधित एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है थेवेनिन थ्योरम। एनी एक्टिव नेटवर्क कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। थेवेनिन थ्योरम का सिंपल सा कहने का मतलब है कि ये जो येलो वाले पार्ट आप देख रहे हैं, इसी को समझाया गया है कि एनी एक्टिव नेटवर्क कन्वर्टेड इनटू सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे ये क्या रहा, वोल्टेज सोर्स, एंड सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RTH क्या रहा, थेवेनिन रेजिस्टेंस, और VTH क्या रहा, थेवेनिन वोल्टेज। ये दोनों क्या रह जाएंगे, सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए दोनों सीरीज में क्या है, कनेक्टेड हैं। तो ये थ्योरम कौन सा रहा, थेवेनिन थ्योरम। इसी में देखिए आगे दिया गया है RL जो कि लोड रेजिस्टेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम RTH या फिर RL ज्ञात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, RL को VTH को शॉर्ट कर देते हैं, और कोई करेंट सर्किट रहता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं, और वहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं RTH एंड RL के। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसी में फार्मूला इसका है IL, कि जब हम IL की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए IL अभी भूल जाइए 2 मिनट के लिए। I मीन्स क्या होता है, करेंट। ओम्स लॉ यूज कीजिए आप। I मीन्स क्या होता है, V/R। तो इस सर्किट में V क्या है, VTH है, और R क्या है, RTH प्लस RL, क्योंकि सीरीज में 2 रेजिस्टेंस यूज हुए हैं, एक RTH है और एक RL है। तो IL क्या हो जाएगा, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिकेट भी किया गया है कि VTH एक थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज है या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज है, और RTH क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है या फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम जस्ट थेवेनिन से थोड़ा सा अपोजिट है। देखिए इसमें दिया गया है कि टोटल नेटवर्क करंट कैलकुलेटेड एज नॉर्टन करंट,
उसमें हम वोल्टेज की बात कर रहे थे, थेवेनिन वोल्टेज, कहीं ना कहीं वो वोल्टेज से रिलेटेड है। और वह वोल्टेज सोर्स करंट रेजिस्टेंस को क्या कर रहा था, सीरीज में कनेक्ट कर रहा था। लेकिन नॉर्टन थ्योरम क्या करता है, करंट सोर्स को लेता है और करंट सोर्स के जस्ट पैरेलल में क्या करता है, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। तो नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम में थोड़ा सा डिफरेंस को आप लोग समझिएगा। फिर नेक्स्ट आगे आता है, एंड टोटल रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज नॉर्टन रेजिस्टेंस। टोटल करंट को हम नॉर्टन करंट के तौर पे ज्ञात करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस को नॉर्टन रेजिस्टेंस के तौर पे ज्ञात करेंगे। देखिए एक नेटवर्क है जो कि एक एक्टिव नेटवर्क है, एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी, और इधर क्या है RL जुड़ा हुआ है। तो इस सर्किट को हम किस सर्किट में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दे दिया गया है एक करंट सोर्स जो कि IN है, फिर यहाँ पे क्या है पैरेलल में RTH है जो कि मैं पहले ही बताया, और लास्ट में क्या आ रहा है RL जो कि AB से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि IL जो कि लोड करंट है, लोड करंट क्या होगा। ठीक है, इस सर्किट में लोड करंट क्या होगा। तो देखिए इजीली इसको देखते हैं। एक केस को यहाँ पे समझ लीजिए पहले, RTH इज इक्वल टू RN। यहाँ जो RTH में यूज किया हूँ ना, जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस भी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं IL इज इक्वल टू आ रहा है IN इंटू RN अपान RN प्लस RL, IN इंटू RN अपान RN प्लस RL। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये IN RN RL आया कहाँ से, इसको हम कैसे लिख लिए। तो मैं करंट डिवीजन रूल बताया था लास्ट वाले सेशन में, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल बताया था, दोनों रूल को बताया था। तो उस टाइम में क्या बताया था करंट डिवीजन रूल में, देखिए IL की वैल्यू निकालना है ना, तो IL की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल करंट। देखिए टोटल करंट क्या है, IN है जो कि नॉर्टन करंट है। फिर मैं बताया था कि उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करते हैं। तो IL किसके अपोजिट में है, RTH के हैं, क्योंकि IL तो RL की तरफ जा रहा है, तो उसके अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, RTH आएगा। और हम नीचे जानते हैं कि RTH किसके बराबर है, RN के बराबर है। तो RTH लिखें या फिर RN लिखें, बात तो बिल्कुल सेम है। तो हम ऊपर क्या लिख दिए, RN ही लिख दिए। फिर उसके अपॉन में क्या मैं बोला था कि टोटल रेजिस्टेंस, जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंस आएंगे सभी का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो दो ही रेजिस्टेंस आ रहा है, एक RN आ रहा है और एक RL आ रहा है, तो दोनों का क्या कर देंगे, यहाँ पे सम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, वैल्यू IL का। फिर RTH की वैल्यू अगर ज्ञात करना हो तो वही सिंपल सा ओम्स लॉ हम यूज करेंगे। R इक्वल टू क्या होता है, V अपन I। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो कि V से डिनोट करेंगे और शॉर्ट सर्किट करंट जो कि I से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से हम RTH की भी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, आप इसको नोट करके लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन से परेशान करता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट शुड बी इन्फिनिटी। क्या दिया गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स मीन्स कि आदर्श करंट मीन्स क्या हुआ, करंट और स्रोत मीन्स कि आदर्श करंट जो स्रोत है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, अनंत रहता है। दूसरे नंबर पे दिया गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स कि आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, आंतरिक प्रतिरोध जो किसका, आदर्श वोल्टेज स्रोत का कितना होता है, 0 होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक में करंट सोर्स की बात हुई है, एक में वोल्टेज सोर्स की बात हुई है, और दोनों ही केस में इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हुई है। जब करंट पूछेगा तो आपको इन्फिनिटी बता देना है और वोल्टेज पूछेगा तो आपको 0 बता देना है। अब होगा कि बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है सर, इसको याद कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है करंट के बारे में, तो सबसे पहले I, करंट का सिंबल क्या होता है, I से हम इसको डिनोट करते हैं। और देखिए यहाँ पे आ रहा है वैल्यू लास्ट में इन्फिनिटी, I से इन्फिनिटी। तो जब आप करंट के लिए याद कर लिए इन्फिनिटी, तो बचा दूसरा क्या, 0, जो कि वोल्टेज के लिए पूछेगा तो हम क्या बता देंगे, 0।
तो आप सिंपली इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि सॉल्व दिस नेटवर्क बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम का प्रयोग करके इस थ्योरम को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। देखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसमें सिंपली आपको पता है क्या करना है, आप लोग को Rn बस निकाल देना है और कुछ नहीं करना है। आप लोग Rn निकाल करके कमेंट में बताइएगा कि Rn कितना आ रहा है या फिर Rth। सिंपली इसमें देखा जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हैं तो 24 हो जाएगा, और ये क्या है 12 है। 24 और 12 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में जो भी आएगा उसको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा आप सभी कमेंट में बताइएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म को देख लेते हैं। अगर उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी बताइएगा, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वाले सेशन में। बहुत ही सिंपल है, इस वजह से आप लोग के लिए दिया कि आप लोग भी थोड़ा सा जो थियोरम में बताया उसका यूज कीजिए ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। सबसे पहला है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल। ये लास्ट वाले सेशन में मैं बताया था कि 1 किलोवाट आवर एक यूनिट के बराबर होता है, और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। घर पे जो बिजली आती है उसको किस चीज़ में मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में। ठीक, नेक्स्ट आता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना कैलोरी होता है। अगर आपसे कैलोरी की वैल्यू पूछे कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी में कितना कैलोरी होता है, तो 860 किलो कैलोरी, 860 किलो कैलोरी। नेक्स्ट आता है कि 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है। 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4184 जूल, 4184 जूल। फिर पूछा है कि 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है, तो भाई 4184 जूल बोल रहे हैं या फिर 4.84। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4184 है ना, तो जूल, इसको 4.1 होना चाहिए। ठीक है, किलो जूल, 4.1 किलो जूल। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग पूरे सेशन को ध्यान से, अगर कोई डाउट होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, एक नोट्स बनाते चलिए, शॉर्ट नोट्स, ताकि क्या हो सके जब भी कोई एग्ज़ाम आए तो आप आसानी से रिवाइज कर सकें। तो मिलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सर्किट कि, क्योंकि नेटवर्क क्या है, एक प्रकार का सर्किट ही है। सर्किट जुड़े रहते हैं, उसमें वोल्टेज रहता है, करंट रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, इस प्रकार से कंपोनेंट्स रहते हैं। तो पूरे कंपोनेंट्स जो कि मिलकर बने रहते हैं उसी को हम लोग सर्किट बोलते हैं, जिसका डिफिनीसन है इंग्लिश में है और मैं हिंदी में भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सर्किट इज डिफाइंड एज अ कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट आइदर फ्लोज आर इंटेंडेड टू फ्लो इज नोन एज सर्किट। सर्किट हम उसी को कहते हैं, या फिर सर्किट उसी कंडक्टिंग पाथ को कहते हैं जहाँ पर करंट क्या हो, फ्लो हो। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, मीन्स कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे वस्तु हैं जो कि क्या हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट से कंटेन हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, मीन्स कि प्रतिरोध, इंडक्टेंस हो गया प्रेरक, और कैपेसिटेंस जिसे हिंदी में धारिता बोलते हैं। तो ये सभी क्या हैं, सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। आप लोग कुछ इस प्रकार से सर्किट देखे होंगे, मान लीजिए रेजिस्टेंस रहा, यहाँ पे कैपेसिटेंस रहा, ऐसे कुछ प्रकार के सर्किट आप देखते हैं। और इधर इंडक्टेंस, इधर मान लीजिए कि वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार की सर्किट है। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर सर्किट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर सर्किट। कि लीनियर सर्किट क्या बोलते हैं, रेखीय परिपथ किसे बोलते हैं। लीनियर सर्किट आर दोज विच आर ऑलवेज कंस्टेंट। ठीक है, लीनियर सर्किट आर दोज हुज कंपोनेंट्स, केवल लीनियर सर्किट ही कांस्टेंट नहीं, उसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो क्या हैं, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अगर ओम्स लॉ को ये नियम फॉलो करेगा कोई भी सर्किट, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो रेजिस्टेंस है उसका लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा। तो उस सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर सर्किट। ठीक है,
देखिए यहाँ पे दिया गया है वोल्टेज आर करेंट, ठीक है, वोल्टेज आर एंड करेंट इज कॉल्ड लीनियर सर्किट। उस सर्किट में जहाँ पे वोल्टेज और करंट क्या हो, एक लीनियर सर्किट हो, मीन्स कि स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, और ये मान लीजिए कि V और I के बीच में ग्राफ बनाया गया है। तो इस सर्किट जो कि ओम्स लॉ को इस तरह से फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर सर्किट। थर्ड नंबर पे आता है नॉन लीनियर सर्किट। तो लीनियर जब हम समझ लिए तो नॉन लीनियर समझना बिल्कुल भी आसान है, जस्ट लीनियर से अपोजिट हो जाएगा, जो रेखीय परिपथ है उससे अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखिए डिफिनीशन दिया गया है कि द सर्किट इन विच द पैरामीटर्स चेंज विद द वोल्टेज एंड करेंट। नॉन लीनियर सर्किट में क्या होगा कि वोल्टेज और क्या होगा, करेंट के पैरामीटर चेंज होंगे, एंड डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ, और यह नियम जो सर्किट रहेगी वह ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप SCR को ले लीजिए, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR को जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है, उसका ग्राफ आप लोग देखे होंगे, कुछ इस तरह से बनता है। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन है? नहीं है। तो SCR क्या हो गया, एक प्रकार का नॉन लीनियर सर्किट हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार डायोड भी हो गया। तो ये था नॉन लीनियर सर्किट, लीनियर सर्किट हो गया, नॉन लीनियर सर्किट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव नेटवर्क, कि एक्टिव नेटवर्क क्या है। एन एक्टिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन्स वन आर मोर देन वन सोर्सेस ऑफ EMF। एक्टिव नेटवर्क हम उसी सर्किट को कहेंगे जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा सोर्सेस क्या हो, कनेक्टेड हों। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव सर्किट अपनी सर्किट में किसी से सोर्स लेता नहीं है, बल्कि उस सर्किट को देता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल हो गया करंट सोर्स, फिर हो गया वोल्टेज सोर्स। आप लोग नाम सुने होंगे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। कुछ इस प्रकार से करंट सोर्स होता है और वोल्टेज सोर्स किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से, यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स ये एक प्रकार के क्या होते हैं, एक्टिव नेटवर्क होते हैं, क्योंकि ये सोर्स देते हैं, ना कि किसी से लेते हैं या फिर रिक्वायर करते हैं। पैसिव नेटवर्क क्या होता है कि जस्ट इसके अपोजिट होता है। पैसिव नेटवर्क इज वन विच डू नॉट कंटेन एनी सोर्स ऑफ EMF। पैसिव नेटवर्क वही होते हैं, एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय, तो पैसिव नेटवर्क वही होते हैं जो कि कोई भी सोर्स को नहीं कंटेन करते हैं, जिसमें कोई भी सोर्स नहीं रहता है। जैसे कि रेजिस्टेंस क्या है, हमको सप्लाई नहीं देता है। रेजिस्टेंस एक प्रकार का पैसिव नेटवर्क है, उसे सप्लाई चाहिए। जैसे घर में जो बल्ब है उसको सप्लाई चाहिए, ना कि बल्ब किसी को सप्लाई देता है। इस तरह से आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है नोड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नोड। अगर इस चीज़ को आप समझ लिए तो नेटवर्क में जो आगे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मिलमन्स थ्योरम, तो आपको नोड के थ्रू कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी रहेगा। देखिए एक्सप्लेन किया गया है कि नोड इज़ डिफाइंड एज अ नोड इज ए जंक्शन। नोड भी एक प्रकार का क्या है, जंक्शन है, इन विच वेयर टू आर मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जहाँ पे दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपको डिफिनीशन से नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से देखिए। जैसे कि बस यही समझाया गया है कि एक प्रकार का क्या है, जंक्शन है। मान लिया ये पॉइंट क्या है, जंक्शन है, जहाँ पे दो, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, जहाँ पे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। क्लियर है, नोड। नेक्स्ट आता है ब्रांच, द पार्ट ऑफ ए नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शन। ठीक है, देखिए इतना तक पहले हम लोग फिगर पे बना लेते हैं। बस यही जो बोल रहा है उसी को हम बनाएंगे कि द पार्ट ऑफ द नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शन, कि वह बीच का नेटवर्क जो कि दो जंक्शन के बीच में बनता है। किसी भी सर्किट में दो जंक्शन के बीच में जो नेटवर्क बनता है उसको क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। तो एक जंक्शन मान लीजिए, इसको मान लीजिए जो नोड का है, और एक जंक्शन आप यहाँ पे बना लीजिए। इन दोनों के बीच में कौन सा ब्रांच आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये क्या रहा, दो जंक्शन के बीच का जो पार्ट। नेक्स्ट आता है यूनिलेटरल सर्किट, कि यूनिलेटरल सर्किट क्या होता है। तो देखिए इसका डिफिनीशन दिया गया है कि यूनिलेटरल सर्किट इज डिफाइंड एज यूनिलेटरल सर्किट इज वन हुज प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स
चेंज विथ डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन। जैसे कि यूनिलेटरल सर्किट उसी को बोलते हैं जिसकी विशेषता क्या हो, डायरेक्शन के साथ क्या हो, चेंज होती रहे। जो भी ऑपरेट किया रहेगा यूनिलेटरल सर्किट वो डायरेक्शन के साथ उसकी प्रॉपर्टीज है और उसकी जो विशेषता है वो क्या होती, बदलती जाएगी। जैसे कि डायोड होता है, एससीआर हो गया जो मैं एग्जांपल दिया था। जैसे एससीआर का एग्जांपल ले लेते हैं, इसका ग्राफ आप लोग देखे होंगे, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, एससीआर में क्या होता है, फायरिंग एंगल कि 30 डिग्री के एंगल पे जब फायर होता है तो क्या एससीआर ऑपरेट होता है। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका फुल नेम होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, जिस तरह से ऑपरेट है इसकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, समय के अनुसार चेंज होती जाती है। बट जिस कंपोनेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईलेटरल। एक चीज़ और होती है यूनी डायरेक्शनल सर्किट, यूनिलेटरल बोलें या फिर यूनी डायरेक्शनल सर्किट। जैसे इसमें एग्जांपल में देखिए यहाँ पे लिया हूँ डायोड का। ठीक, एग्जांपल के तौर पे आप समझेंगे तभी समझ में आएगा। यूनी डायरेक्शनल, मान लीजिए कि एक सर्किट है जिसमें एक डायोड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है। ये वोल्टेज का पोलैरिटी है पॉजिटिव एंड निगेटिव, और ये डायोड का क्या है, पीएन जंक्शन, मीन्स की पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब देखिए क्या होगा कि पी से पी कनेक्टेड है तो क्या डायोड ऑपरेट होगा, क्योंकि डायोड जब भी फॉरवर्ड बायस में रहता है तो वो वर्क करता है, रेक्टिफिकेशन का काम करता है। बट इस सर्किट को देखिए एक बार, यहाँ ये क्या है, डायोड है जो कि निगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी है, और यहाँ पे एक वोल्टेज से हम जोड़ दिए इसको जिसकी पोलैरिटी क्या है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव को जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डायोड ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि डायोड का मेन प्रिंसिपल यही है कि वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होगा। जब उसको पी से पी जोड़ा जाएगा और एन से एन जोड़ा जाएगा तभी जाके वो ऑपरेट होगा। तो ये सर्किट क्या हो गई, यूनिलेटरल, मीन्स कि केवल एक ही डायरेक्शन में ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, इस वजह से यूनिलेटरल बोलें या फिर यूनी डायरेक्शनल बोलें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डायोड या फिर एससीआर। नेक्स्ट समझते हैं बाईलेटरल सर्किट। नाम से ही पता चल रहा है कि बाई मीन्स क्या होता है, टू, दो, मीन्स कि ये कहीं ना कहीं दोनों डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसका डिफिनीशन है कि इट इज़ डिफाइंड एज द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम इन आइदर डायरेक्शन। मीन्स कि दोनों डायरेक्शन में इसकी जो विशेषता रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे देखिए ये क्या रहा, रेजिस्टेंस रहा, इसको मैं क्या किया, वोल्टेज से जोड़ दिया। ये वोल्टेज की पोलैरिटी है पॉजिटिव एंड निगेटिव, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब पॉजिटिव से रेजिस्टेंस की किसी भी तरह से जोड़ दें, चाहे पॉजिटिव से यहाँ टर्मिनल ऐसे जोड़ दें या फिर यहाँ पोलैरिटी मान लीजिए निगेटिव और पॉजिटिव लिए हैं, इस तरह से भी जोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगा। रेजिस्टेंस के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। जो घर में वो जो येलो वाला बल्ब यूज होता है ना, समझ लीजिए कि एक चीज़ वही है। तो उसको किसी भी तरह से जोड़ेंगे तो वो ऑपरेट होगा। ठीक है, वो जलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं यूनिलेटरल एंड मतलब मीन्स कि यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट। तो बाई डायरेक्शनल या फिर बाईलेटरल सर्किट का सिंपल सा एग्जांपल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस या फिर ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट समझते हैं किरचॉफ्स लॉ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ है वो कौन सा है, किरचॉफ्स लॉ। ये नेटवर्क के सभी थ्योरम में, सभी सर्किट्स में यूज होता है किरचॉफ्स लॉ, और बहुत ही सिंपल है। आप बस 2 मिनट में इसको अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए किरचॉफ्स लॉ को ही जंक्शन लॉ बोल सकते हैं, करेंट लॉ बोल सकते हैं या फिर पॉइंट लॉ बोल सकते हैं। इसका डिफिनीशन है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ करेंट एंटरिंग इन द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट लीविंग द जंक्शन। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी बोलेंगे कि एंटरिंग करेंट इज इक्वल टू करेंट लीविंग। मीन्स कि कोई जंक्शन है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे कितना करेंट आ रहा है, ठीक, उस पॉइंट से जितना भी करेंट जा रहा है वो उसके बराबर होगा। ठीक, अब देखिए इस तरह से इसको एग्जांपल से समझिए। इसमें क्या है, 6 करेंट आ रहे हैं, एक I1 है, I2 है, I3 है, I4, I5 एंड I6। 3 जो करेंट का डायरेक्शन है, यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, जंक्शन है। 3 जो करेंट का I1, I2 एंड I3, जो कि देखिए ऑरेंज से इसको क्या किया हूँ, डिनोट किया हूँ ऑरेंज कलर से,
तो वो ना जंक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक। और I4, I5 एंड I6 ये अवे फ्रॉम जंक्शन मीन्स कि जंक्शन से दूर की तरफ जा रहा है, जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। तो जितना करंट बाहर गया और जितना करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है वो क्या होगा, एक दूसरे से इक्वल होंगे। इतना क्लियर है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। ये क्या है, I4, I5 एंड I6, ठीक। करंट एंटरिंग इन जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। एक चीज़ और इसमें सोचने वाली बात है, ये तीनों हो गया I1, I2 एंड I3। अगर मैं कहूँ कि I4, I5 एंड I6 ये सभी को इस इज इक्वल टू के इधर लाया जाए, मीन्स कि एक तरफ लाया जाए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 जब इस साइड लाएंगे तो माइनस I5 एंड माइनस I6 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। मीन्स कि ये भी हम कह सकते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स इंटरिंग द जंक्शन एंड लीविंग द जंक्शन इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लॉ कि किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहलाता है। तो फर्स्ट लॉ जैसे करंट लॉ था, जंक्शन लॉ था, हम लोग बोलते हैं। सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ बोलते हैं या फिर मेश भी एक प्रकार क्या है, मेश थियरम होता है जो कि वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए ही होता है, तो कन्फ्यूज की कोई बात नहीं है। इसका डिफिनीशन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ EMF अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप इन द सेम लूप। इस थियरम का सिंपल सा कहना मतलब है कि कोई सर्किट है जो कि क्लोज लूप है, सर्किट क्या हो, क्लोज लूप हो, ओपन ना हो, क्लोज्ड हो, और उस सर्किट में जितने भी EMF यूज होंगे, उस सर्किट में जितने भी EMF यूज होंगे वह पोटेंशियल ड्रॉप, उस सर्किट में जितना भी ड्रॉप होगा, उस सर्किट में जितना भी लॉसेस होगा उसके बराबर होगा। या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इन द सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी सर्किट में उसके अलजेब्रिक सम जो भी EMF रहेंगे, जितने भी EMF रहेंगे, उसके अलजेब्रिक सम को क्या होना चाहिए, उसका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि पोटेंशियल ड्रॉप को हम निगेटिव लेते हैं। भाई अगर कोई चीज़ हमको हानि हो रही है, किसी सर्किट में कोई लॉसेस हो रहा है, तो सिंपल सी बात है उस सर्किट की प्रॉपर्टी को वो घटा रहा है, कम कर रहा है, तो इसको मैं क्या किया, निगेटिव मान लिया। और EMF जो कि सोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से सर्किट क्या कर चल रही है, सर्किट ऑपरेट हो रही है, तो उसको हम क्या ले लिए, पॉजिटिव में ले लिए। अब डिफिनीशन पढ़िए कि द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड ए क्लोज लूप इज अराउंड ए क्लोज लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू 0। अब देखिए पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, इसका यूनिट वोल्टेज भी होता है। तो उस सर्किट में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप एंड EMF आ रहे हैं उन्हीं का सम कर देना है, तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट का, EMF भी कितना है, 5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि EMF और पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप को मैं माइनस से लिया हूँ, तो यहाँ क्या कर दूँगा, माइनस, और EMF को किससे लिया हूँ, पॉजिटिव से लिया हूँ। तो भाई इसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, लास्ट में 0 ही मिलेगी। यही चीज़ को समझना है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा दिया कि E माइनस IR ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप को क्या बोलते हैं, IR ड्रॉप, करेंट एंड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही हम पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। जैसे भाई V इज इक्वल टू IR पढ़े हैं ना ओम्स लॉ में, तो यही पोटेंशियल ड्रॉप है। और क्लोज लूप की बात हो रही है, ये डिफिनीशन में हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। और V इज इक्वल टू IR होता है, या फिर E इज इक्वल टू IR, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसी सर्किट में KVL इक्वेशन को ज्ञात करना हो। जो पहला लॉ था किरचॉफ्स का, वो किरचॉफ्स करंट लॉ था, जिसे KCL भी बोलते हैं, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा लॉ जो अभी हम जस्ट पढ़े उसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो शॉर्टकट में दिया रहेगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो मान लीजिए किसी सर्किट दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ KVL इक्वेशन किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछ लेता है कि KVL इक्वेशन निकालने के लिए कौन से फार्मूला का यूज करते हैं। तो उसका सिंपल सा एक फार्मूला है B-n + 1,
B फॉर क्या हो जाएगा, ब्रांच, और N फॉर क्या रहेगा, नोड। ब्रांच और नोड मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ये क्या था, नोड है, और ब्रांच क्या था, ये ब्रांच है। तो B माइनस N प्लस 1 ये क्या है, नंबर ऑफ KVL इक्वेशन को ज्ञात करने के लिए है, KVL समीकरण को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है सोर्स कन्वर्जन, कि वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई करंट सोर्स है, ठीक है, उसको हम वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप लोग बस समझ लीजिए। सोर्स कन्वर्जन में सबसे पहले देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स, भाई VTS दिया है तो सिंपल सी बात है कि वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स को जब भी हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स कि ये थेवेनिन थ्योरम में सर्किट यूज होता है, और IN मीन्स क्या होता है, नॉर्टन करंट या फिर नॉर्टन थ्योरम। तो जब भी हमको थेवेनिन से नॉर्टन में किसी सर्किट को करना है या फिर वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में करना है, तो वोल्टेज सोर्स में जो रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा RTH वो हमेशा सीरीज में रहेगा, जो कि इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे सीरीज में। और जब ये करंट सोर्स में कन्वर्ट होगा ना, तो वो क्या होगा, करंट सोर्स के जस्ट पैरेलल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, इसको इसी चीज़ को आपको समझना है कि जब भी हम करंट सर्किट की बात करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, पैरेलल में आना चाहिए। और जब भी हम वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे, थेवेनिन वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे करंट क्या होना चाहिए, सीरीज में आना चाहिए। और ओम्स लॉ की IN VTH RTH से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आप बस ओम्स लॉ पढ़े हैं ना, तो ओम्स लॉ में क्या पढ़े हैं, V = IR, और I की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, V/R। ठीक उसी प्रकार जब हम करंट सोर्स से सर्किट बना लेंगे और उसमें हमको IN की वैल्यू निकालना होगा या फिर करंट की वैल्यू निकालना होगा, तो वही सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे, I = V/R। अब भाई सर्किट की बात हो रही है थेवेनिन और नॉर्टन की, तो IN = VTH/RTH कर देंगे, क्या दिक्कत है। ओम्स लॉ हम जानते हैं तो फार्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। अब ये वही बात हो गई कि 2 + 3 = 5 बोलें या फिर 3 + 2 = 5 बोलें, बात तो वही है। यहाँ पे क्या किया गया है कि करंट सोर्स दिया गया है, इसको वोल्टेज सोर्स में करना है। तो करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में करने का सिंपल सा मैं मेथड यही बताया कि वोल्टेज सोर्स करेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस को सीरीज में कर देंगे, और करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस दिया रहेगा वो पैरेलल में दिया रहेगा। तो जब भी हम इसको वोल्टेज सोर्स में करेंगे तो सिंपल सी बात है, V की वैल्यू हमको पूछी जाएगी, और V = IR हम लोग ओम्स लॉ से पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो VTH = क्या कर देंगे, VTH = IN × RTH। IN और RTH की वैल्यू पहले से ही सर्किट में दी रहेगी। मान लीजिए कि IN की वैल्यू क्या दिया रहेगा, 5 एग्जाम्पल के तौर पे, RTH की वैल्यू दिया रहेगा 3, और आपसे पूछ दिया है V मीन्स की VTH, तो VTH = क्या करेंगे, IN × RTH मीन्स की 5 × 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 वोल्ट। सिंपल सा है, मतलब मेथड है एकदम। तो ये क्या था, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन। तो आज के लिए बस इतना ही सेशन में रखते हैं। नेक्स्ट और भी इसमें सेशन आएंगे, जैसे अब टॉपिक वाइज सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, मीन्स कि नेटवर्क की सीरीज़ में और भी 2-3 सेशन आएंगे। तो आज के सेशन में कोई डाउट होगा या फिर मेरे से कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।